नमस्कार। राजपूतों के द्वारा जो 1818 ईस्वी में संध्या की गई, उसमें अभी तक के जो 2 एपिसोड्स में हम लोगों ने देख लिया था कि सामंतों की मनमर्जी और सामंतों के द्वारा राजपूत नरेशों के विशेषाधिकार के दावों पर जो एक तरह का चुनौती दी जा रही थी सामंतों के द्वारा, उनसे मजबूरी में आकर, उनसे परेशान होकर राजपूत नरेशों को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधियां स्वीकार करनी पड़ी थी। मोटे तौर पर इन 3 चरणों की जो हम बात कर रहे थे, 1781 से लेकर 1799, 1803 से लेकर 1805, यानी कि 1789 टू 1799, 1803 टू 1805 एंड जो लास्ट थर्ड फेज है 1817 टू 1818, यानी कि 1817 से 1818। इसमें हमने मोटे तौर पर देखा था कि मराठा आक्रमणों और उनके साथ साथ पिंडारी जो लूटपाट का जो एक तरह का कॉकटेल बना राजस्थान की राजनीति में, उसकी मूल वजह राजपूत नरेशों और उनके सामंतों के बीच की अंदरूनी कलह एवं झगड़े थे। तो यहाँ तक का तो हम लोग देख चुके थे। अब आज आगे की जो स्लाइड है उसको ठीक से देखिएगा। यदि हम तात्कालिक और वास्तविक कारणों की बात करें कि जिनकी वजह से ये मूल प्रेरणा थी राजपूत नरेशों द्वारा इन तीनों कालखंडों में क्यों संधियाँ स्वीकार की गई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यद्यपि हम कह चुके हैं 1781 से लेकर 1799 और 1803 से लेकर 1805 का जो शुरुआती 2 कालखंड हैं, जो दो फेजेज हैं, उनकी समस्त संधियों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गृह सरकार जो लंदन में स्थित थी, होम गवर्नमेंट, उसने अपनी अहस्तक्षेपवादी, यानी कि हमें किसी भी प्रकार का इंटरप्शन नहीं करना है इनकी ऑटोनॉमी में या राजस्थान की अंदरूनी राजनीति में, तो जो अहस्तक्षेपवादी नीति थी इन गवर्नर जनरल्स की और गृह सरकार की, उसके चलते शुरुआती जो संधियां थी 1781 से लेकर 1799 के कालखंड की और 1803 से लेकर 1805 के कालखंड की उन्हें निरस्त कर दिया गया था। तो यदि अब हम बात करें कि तात्कालिक और वास्तविक कारण क्या थे इन संधियों के, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो बात आती है प्रथम चरण में 1781 यानी कि 1789 टू 1799 वाले कालखंड में कि मराठा आक्रमण तथा उनकी खिराज एवं चौथ की राशि की भारी वसूली तथा पिंडारी लूटपाट का भय, जबकि हमने यही कारण स्पष्ट तौर पर जो द्वितीय फेज है वहाँ पर भी आता है। द्वितीय फेज आप लोग जानते हैं, द्वितीय फेज कौन सा था? द्वितीय फेज था अपना 1803 से लेकर 1805। यद्यपि हम इसका विश्लेषण कर चुके हैं कि मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट का जो भय था वो जमीन तैयार की गई थी सामंतों के द्वारा। यदि सामंतों के अंदरूनी कलह, षड्यंत्र, कुचक्र नहीं होते राजपूताने की राजनीति में, तो मराठों को यहाँ कभी जगह नहीं मिल पाती, कभी मौका नहीं मिल पाता, कभी वो अवसर नहीं मिल पाता कि वो राजस्थान की राजपूताना की सरजमी पर आकर अपनी मनमानी करवा सके। तो आपको यदि कथन कारण वाला कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखना होगा। लेकिन यदि हम तात्कालिक और वास्तविक कारण, एक्चुअल जो बिल्कुल जो सडन जो कॉजेज थे, जो कारण थे उस इन संधियों के, ट्रीटीज के प्रथम 2 कालखंडों में, तो फिर हमारे सामने वही आता है, मराठा आक्रमण और उनकी खिराज तथा चौथ की वसूली और पिंडारी लूटपाट। लेकिन यदि तृतीय फेज 1817 से लेकर 1818 ईस्वी की बात की जाए तो आपको यहाँ पर विशेष ख्याल रखना है। याद रखिएगा, नरेश ब्रिटिश संरक्षण द्वारा मराठों द्वारा सैन्य समर्थित सामंतों की क्षेत्रीय प्रसारवादी महत्वाकांक्षाओं एवं अपने क्षेत्राधिकार में सामंतों द्वारा अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त करने की चाहत का कठोरतापूर्वक दमन करना चाहते थे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये फैक्ट आ जाता है, याद रखिएगा। इसको मैं पूरा ब्लॉक बंद कर देता हूँ। पहली जो बात आ रही है वो क्या है कि नरेश ब्रिटिश संरक्षण इसलिए चाहते थे ताकि वो कंपनी के सैन्य सहयोग से मराठों द्वारा सैन्य समर्थित सामंतों की क्षेत्रीय प्रसारवादी महत्वाकांक्षाओं पर रोक लगा सकें। सामंत जो अपनी सीमाओं का, अपने ठिकानों का, अपनी जागीरी भूमि का प्रसार कर रहे थे और खालसा भूमि पर जो राजपूत नरेश के सीधे क्षेत्राधिकार में आने वाली खालसा भूमि से हमारा तात्पर्य यहाँ पर केंद्रीय भूमि, जिसका राजकोष, जिसका जो खजाना है वो सीधे तौर पर कहाँ जाता है, वो केंद्रीय ट्रेजर या केंद्रीय खजाने में जमा होता है, खिराज जो था। तो उस खालसा भूमि पर ये लोग अतिक्रमण कर रहे थे। तो मराठों द्वारा सैन्य समर्थित सामंतों की क्षेत्रीय प्रसारवादी महत्वाकांक्षाओं एवं अपने क्षेत्राधिकार में सामंतों द्वारा अधिकाधिक स्वायत्तता प्राप्त करने की चाहत
का कठोरतापूर्वक दमन करना चाहते थे। याद रखिएगा, बिल्कुल कठोरतापूर्वक दमन करना चाहते थे। कौन? राजपूत नरेश, इन संधियों के द्वारा। ये मूल और तात्कालिक कारण आता है तीसरे खंड के अंदर, जिसका काल खंड है 1817 से लेकर 1818। तो स्पष्ट तौर पर मैं फिर आपको आगाह कर दूं और आपको याद दिला दूं कि तृतीय काल खंड जो 1817 से लेकर 1818 है, उसके संदर्भ में राजपूत नरेशों द्वारा संधियां करने के कारण या पृष्ठभूमि में मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट का जो भय या कारण जो दिखाया जाता है वो निराधार है, क्योंकि इन संधियों को करने से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को कुचल दिया था। उनकी शक्ति का जो दानव रूपी, जो नाग रूपी जो फन था, उसको पूरी तौर पर कुचल दिया गया था और पिंडारियों का जो आतंक था वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया था। तो जब कारण ही मौजूद नहीं है, जब किसी प्रकार का भय हमारे सामने मौजूद नहीं है, तो फिर हम ये नहीं मान सकते हैं कि ये दो मूल कारण थे इन संधियों को करने के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस बात को अच्छे से समझ लिया। यदि प्रथम संधियों की बात करें तो जो प्रथम चरण है 1781 से लेकर 1799 का, उसमें प्रथम संधि मैंने बार बार कहा था, ये आती है हमारे सामने 1781 में। याद रखिएगा, 1781 में जोधपुर नरेश विजय सिंह द्वारा, ये देख लीजिएगा, जोधपुर नरेश विजय सिंह द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के साथ संधि करने वाला प्रथम राजपूत नरेश कौन था? जोधपुर महाराजा विजय सिंह जी। याद रखिएगा, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, प्रथम चरण में जो प्रथम संधि की गई वो जोधपुर थी, द्वितीय चरण में जो प्रथम संधि की गई वो भरतपुर थी, और तृतीय चरण में जो प्रथम संधि की गई वो रियासत थी करौली। एक बार और आप स्पष्ट तौर पर देख लीजिए, प्रथम चरण में संधि करने वाली प्रथम रियासत जोधपुर, द्वितीय चरण में प्रथम संधि करने वाली रियासत भरतपुर, और तृतीय चरण में प्रथम संधि करने वाली रियासत करौली। प्रथम चरण में जोधपुर महाराजा विजय सिंह राठौड़ के द्वारा 1781 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार के साथ सहयोग या सहायक संधि की गई थी, यद्यपि ये संधियां निरस्त कर दी गई थी। इसी प्रकार से भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह जाट के द्वारा 29 सितंबर, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, 29 सितंबर 1803 ईस्वी को संधि की गई थी। ये संधि खुद रणजीत सिंह जाट ने इसका उल्लंघन कर दिया था जब उसने मराठा सरदार होलकर को, इंदौर के होलकर को अपने भरतपुर दुर्ग में अंग्रेजों के विरुद्ध शरण प्रदान की थी। तो ये संधियां भी निरस्त हो गई थी। तृतीय चरण की बात की जाए 1817 से लेकर 1818 की, ये संधि निश्चित तौर पर स्थायी और प्रभावकारी रही। महाराजा हरबख्शपाल सिंह, करौली महाराजा हरबख्शपाल सिंह ने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को संधि की थी। तो ये जो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में जो प्रथम संधियां की गई थी वो ब्लॉक आपके सामने, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहद अच्छे से समझ में आ गया है और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि ये जो प्रथम जो 2 चरण हमारे सामने आ रहे हैं, इन दोनों चरणों की जितनी भी संधियां थी ये बाद में निरस्त कर दी गई थी, अर्थात इन संधियों का स्वरूप और प्रकृति स्थायी नहीं थी। लेकिन तृतीय चरण की बात की जाए तो यहाँ पर संधियों की जो प्रकृति थी, जो उनका जो स्वरूप था वो स्थायित्व था। राइट, आगे देखिएगा, समकालीन गवर्नर जनरल। अब हमें देखना है कि जब ये संधियां की गई तो उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? याद रखिएगा, 1781 से लेकर 1799 के दौर की बात की जाए प्रथम चरण की, तो इस दौरान जो गवर्नर था बंगाल का वो था वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड कॉर्नवालिस और सर जॉन शॉ। इन तीनों के काल में ये संधियां की गई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स का जो गवर्नर जनरल का जो काल था, याद रखिएगा, द वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज लॉर्ड कैनिंग। इस बात को आप याद रखिएगा। तो बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स, जिसका शासनकाल था 1774 से 85, 1774 टू 85। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका शासनकाल था 1786 टू 1793। और जो तृतीय जो गवर्नर जनरल हमारे सामने आ रहा है सर जॉन शॉ, वो था 1793 से लेकर 98। इन तीनों के काल में प्रथम चरण की संधियां की गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली की बात की जाए तो याद रखिएगा, लॉर्ड वेलेस्ली की यदि बात की जाए तो ये द्वितीय चरण में आ रहा है 1803 से लेकर 1805 वाला जो शासनकाल है। और तृतीय चरण की यदि बात की जाए
तो हमारे सामने आता है, हमने बार बार कहा, लॉर्ड हेस्टिंग जिसका शासनकाल था 1813 से लेकर 1823, 1813 टू 1823। तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण की जब संधियाँ हुई तो इस जमाने में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, यह भी आप लोगों ने बखूबी देख लिया है। नेक्स्ट अब आप लोग देखिएगा अगला, यदि मैं फैक्टर की बात करूं, आप यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि जो लॉर्ड वेलेस्ली है ये पुनः आता है 1798 से 1805, इसका शासनकाल है, क्योंकि 1799 में अंतिम संधि की गई थी इस प्रथम चरण के दौरान। तो लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल हमारे सामने आता है 1798 टू 1805, इसीलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर इसको मेंशन कर सकते हैं। 1798 से लेकर 1805 शासनकाल है लॉर्ड वेलेस्ली का, राइट। अब बात की जाए ये संधियाँ, तीनों कालों में ये संधियाँ किस किस राजपूत नरेश के द्वारा कब कब की गई। अब एक पूरा कालक्रम बिल्कुल हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि पूरा एक साइंटिफिक अप्रोच रखी जाए और आपके सामने बिल्कुल व्यवस्थित सीक्वेंस, क्रोनोलॉजी के सीक्वेंस वाइज ही ये मैटर आपको मैं एकेडमिक कंटेंट यहाँ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो प्रथम चरण में जो प्रथम संधि की गई वो की गई थी 1781 में। जोधपुर महाराजा जोधपुर नरेश विजय सिंह राठौड़ ने इस संधि का प्रस्ताव गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को भेजा था, लेकिन चूंकि ये वो दौर था जब ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने बार बार कहा, मराठों के साथ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में उलझी हुई थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो चला था उसका काल था 1785 से लेकर 1782, और इस युद्ध का, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था 1782 की सालबाई संधि के द्वारा। तो जब ये संधि हो गई, आंग्ल मराठा युद्ध का अंत सालबाई संधि के द्वारा हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों के बीच में। चूंकि कंपनी इस दौर में राजपूतों का सहयोग इसलिए चाहती थी ताकि वो मराठों को राजपूतों का सहयोग पाने से रोक सके, तो जब मराठों के साथ संधि कर ली गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा, तब फिर उसे, अभी तक वो गवर्नर जनरल नहीं बना है, अभी से बंगाल का गवर्नर है वॉरेन हेस्टिंग्स, तब गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को फिर राजपूतों के साथ संधि करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो उसने 1781 में जो सहायक संधि करने का, अधीनता स्वीकार करने का जो प्रस्ताव जोधपुर महाराजा विजय सिंह राठौड़ के द्वारा 1781 में भेजा गया था, वो अधर में ही लटका रहा। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लालायित थी राजपूत नरेशों के साथ संधि करने को, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर, इसलिए नहीं कि राजपूत अधिक ताकतवर थे और कंपनी को राजपूती ताकत की जरूरत थी ताकि वो मराठों को परास्त कर सके, इसलिए क्योंकि इतने सक्षम रही नहीं थे। मुगलों के पतन के पश्चात राजपूतों की ताकत वो नहीं रही थी, क्योंकि सामंत इनसे खफा थे, सामंत इनके क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण कर रहे हैं। सिर्फ इसलिए आवश्यकता थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकि मराठों को राजपूती सहयोग पाने से रोका जा सके और उन्हें और अधिक शक्तिशाली बनने से रोका जा सके, ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर मराठे हावी ना हो सकें। जो दूसरी संधि की गई थी आप उसे देखिएगा। दूसरी संधि की गई थी जयपुर नरेश प्रताप सिंह के द्वारा 1786 में, लेकिन इसका हश्र भी यही हुआ कि ये भी असफल रही। 1789 में पुनः जोधपुर नरेश विजय सिंह राठौड़ और जयपुर नरेश प्रताप सिंह, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा मराठा सरदार महाजी सिंधिया के विरुद्ध संधि का प्रस्ताव भेजा गया था गवर्नर जनरल के पास, लेकिन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपनी अहस्तक्षेपवादी नीति के चलते पुनः ध्यान नहीं दिया था। जो मैं बार बार कह रहा था, अब मैं उम्मीद करता हूँ मैं भी शुरुआती दोनों एपिसोड्स में आपको थोड़ी बोरियत सी, थोड़ी बोरिंग सा लगा हो, नीरसता लगी कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप यदि अच्छे कॉम्पिटिशन्स को देख रहे हो तो आपको इस मैटर की तरफ आगे जाना ही पड़ेगा। वही घिसा पिटा कचरा उठाने से तुक नहीं है जी, पहली संधि करोली ने करी, बताकर पढ़ाकर दूर हो गया, कन्फ्यूजन बना रहता है कि क्या कहना क्या चाहते हो। इस तरह की मैं उम्मीद करता हूँ बारीक से बारीक हम जब छोटी से छोटी चीज़ पर जब ध्यान देकर पढ़ते हैं तो फिर हमारी शंकाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। 1795 ईस्वी में 1795 में जोधपुर ने पुनः संधि करने का असफल प्रयास किया गया। 1799 में मैंने फिर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली इस समय तक गवर्नर जनरल आ चुका था। आपने क्रम देखा, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शॉ, देन लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था 1798 टू 1805। तो लॉर्ड वेलेस्ली के काल में जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने पुनः
एक लॉर्ड वेलेजली के साथ 1799 ईस्वी में संधि करने का असफल प्रयास किया था। तो अब आप इस बात को बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रथम चरण की जितनी भी संधियाँ थी वो सब के सब असफल रही। तो अब आप यहाँ इस बात को कंफर्म कर सकते हैं, अब आपको कोई उलझा नहीं सकता, आप किसी भी बात का दृढ़ता से पूरे आत्मविश्वास पूर्वक जवाब देने में सक्षम हैं कि प्रथम चरण 1781 टू 1799 तक के दौर में जो संधियाँ की गई जयपुर जोधपुर के द्वारा, वो असल में उन्हें अमली जामा पहनाया ही नहीं जा सका, वो असल में सफल ही नहीं हो पाई। तो उन संधियों का फिर कोई औचित्य नहीं रहा। यदि मैं द्वितीय चरण की बात करूं 1803 से लेकर 1805 लॉर्ड वेलेस्ली के काल की संधियाँ, तो आप उन्हें देखिएगा। प्रथम संधि जो की गई थी वो की गई थी, याद रखिएगा, 29 सितंबर 1803 को भरतपुर के जाट नरेश रणजीत सिंह के साथ। लेकिन इस व्यक्ति ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में जब यशवंतराव होलकर इंदौर का लॉर्ड लेक यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति से परास्त होकर भागा, राजपूताने में आया, तो भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह जाट ने इस होलकर को अंग्रेजों के विरुद्ध भरतपुर दुर्ग में शरण देकर इस 1803 की संधि का उल्लंघन कर दिया था। तो ये भले ही प्रथम जो रियासत राजपूताने की जिसने 1803 के दौर में पहली बार संधि करी वो भरतपुर है, लेकिन चूंकि उसने खुद ने, उस रियासत ने स्वयं ने इस संधि का उल्लंघन किया, तो इस संधि का भी कोई औचित्य नहीं रहा। और तमाम जितनी इस दौर की भी संधियाँ थी उन्हें पुनः ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स ने अपनी अहस्तक्षेपवादी नीति के चलते पुनः निरस्त कर दिया था। तो कुल मिलाकर प्रथम दोनों चरणों की जो संधियाँ हैं उनका कोई मोल नहीं रहा, उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, उनका कोई मूल्य नहीं रहा। ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। इसके पश्चात 14 नवंबर 1803 को अलवर नरेश बख्तावर सिंह के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने संधि करी। और एक बात और फिर क्लियर कर दूं, द्वितीय दौर की जितनी संधियां हैं 1803 से लेकर 1805 की, इसमें एकमात्र संधि अलवर को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने तमाम संधियां निरस्त कर दी थी। मात्र अलवर के साथ जो उनकी प्रतिरक्षात्मक संधि थी उसे ही उन्होंने कंटिन्यू रखा था। तृतीय संधि जो की गई 12 दिसंबर 1803 को, वो जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह के साथ की गई थी। ये सवाई जगत सिंह जी कौन है? सवाई जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा गया है, जो रस कपूर नामक नृत्यांगना के प्रेम में पागल हो चुका था। और मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर इन भाई साहब ने, सवाई जगत सिंह साहब ने, रस कपूर के प्रेमी जी ने जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ के साथ 13 मार्च 1807 को गिंगोली युद्ध लड़ा था। इस बात का प्रसंग हम उचित जगह पर विस्तार पूर्वक लेंगे। इसके पश्चात 22 दिसंबर 1803 को जोधपुर नरेश मान सिंह राठौड़ का संधि प्रस्ताव लॉर्ड वेलेस्ली को भेजा गया, लेकिन मान सिंह राठौड़ जो नाथ संप्रदाय का अनुयायी था, उसने इतनी कठोर शर्तें रखी थी गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली के सामने कि लॉर्ड वेलेस्ली ने उसको सिरे से ही खारिज कर दिया, स्वीकार ही नहीं किया। तो जोधपुर को छोड़कर भरतपुर, अलवर और जयपुर की संधियों को स्वीकार किया गया, लेकिन खुद भरतपुर ने अपनी संधि का उल्लंघन कर दिया। बाकी संधियों का उल्लंघन खुद कंपनी ने कर दिया क्योंकि वो हस्तक्षेप नहीं चाहती थी। गृह सरकार से अनुमति नहीं मिली, भले ही यहाँ के गवर्नर जनरल्स ने संधि कर ली, लेकिन लंदन से संधियाँ निरस्त हो गई। एकमात्र संधि अलवर को छोड़कर तमाम संधियों को निरस्त कर दिया गया था। उम्मीद करता हूँ कि ये मैटर भी आपको ठीक से समझ में आया। अब आप आगे देखिएगा। ये कहते हैं, भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह जाट ने कंपनी के साथ अपनी 1803 की संधि का उल्लंघन करते हुए शक्तिशाली मराठा सरदार होलकर का समर्थन किया, चाहे इससे कितनी ही हानि भरतपुर को उठानी पड़ी। होलकर का न केवल समर्थन किया, बल्कि होलकर को अंग्रेजों की नाराजगी मोल लेते हुए भी भरतपुर के दुर्ग में प्रवेश दिया। फिर लॉर्ड लेक नामक ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति ने होलकर की मांग करी रणजीत सिंह जाट से, रणजीत सिंह जाट ने मना कर दिया। तब आक्रमण हुआ लॉर्ड लेक का, लेकिन वो असफल रहा। खींचकर लॉर्ड लेक ने इसी दौर में 1804-05 वाले दौर में भरतपुर के दुर्ग को आयरन फोर्ट या लोहागढ़ नाम प्रदान किया था। आगे देखिएगा। 17 जुलाई 1803 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक को एक पत्र लिखा था। अब इस पत्र की जो मूल जो बात है वो समझिएगा। 17 जुलाई 1803 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक, ये लॉर्ड लेक वही है जिसने 1803 में
शाह आलम द्वितीय से लाल किला, दिल्ली का लाल किला छीन लिया था। ये लॉर्ड लेक इस समय राजपूताने में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का। ये लॉर्ड लेक वही है जिसने भरतपुर दुर्ग पर रणजीत सिंह जाट पर आक्रमण किया था और भरतपुर दुर्ग को फिर लोहागढ़ नाम दिया था, याद रखिएगा। तो लॉर्ड लेक को एक खत लिखा जिसका वर्णन मार्टिन ने अपना जो एक रचना है वेलेजली डिस्पैचेस उसमें वर्णन किया है। ये लिखता है कि इन संधियों को करने के पीछे लॉर्ड वेलेजली का मुख्य उद्देश्य सिंधिया के शक्ति साधनों को कमज़ोर करना था, अर्थात मराठों को राजपूतों का सहयोग पाने से रोकना था। दोबारा देख लीजिए, यदि हाईलाइट ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। ये लिखता है मार्टिन कि लॉर्ड वेलेजली का मुख्य उद्देश्य सिंधिया के शक्ति संसाधनों को कमज़ोर करना था, अर्थात मराठों को राजपूतों का सहयोग पाने से रोकना था। क्योंकि कंपनी संचालक मंडल लॉर्ड वेलेजली के देशी रियासतों में हस्तक्षेप की नीति से नाखुश था और उसे इंग्लैंड वापस बुला लिया। अब आप समझिएगा, लॉर्ड वेलेजली यहाँ पर गवर्नर जनरल रहा, उसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए संधियाँ करी। संध्या करने का उद्देश्य मैं कह चुका हूँ, इसलिए नहीं कि मराठों को तोड़ने के लिए ये राजपूताने की ताकतवर राजपूत नरेशों का सहयोग पाना चाहती थी कंपनी, बिल्कुल नहीं। राजपूत नरेशों की ताकत इतनी बची ही नहीं थी कि कंपनी को मराठों के विरुद्ध सहयोग करके मराठों की नाराजगी मोल ले सके। सिर्फ कंपनी ने इसलिए ये संध्या करी ताकि मराठों को राजपूतों का सहयोग पाने से रोका जा सके। अब आप देख सकते हैं, जब मराठा सरदार होलकर भागकर जाट नरेश रणजीत सिंह जाट के पास आया तो पीछे पीछे लॉर्ड लेक आया। उसने भरतपुर के जाट महाराजा रणजीत सिंह जाट से प्रार्थना करी कि आप हमें इस होलकर को सौंप दीजिए। रणजीत सिंह जाट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, तो वे पूरा गुस्सा लॉर्ड लेक का भरतपुर दुर्ग पर उतरा था। तो चूंकि गृह सरकार था, जो संचालक मंडल था लंदन का, वो नाराज था गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली की देशी रियासतों में हस्तक्षेपवादी नीति से। यद्यपि लॉर्ड वेलेजली का जो उद्देश्य था वो कंपनी के हित में था, लेकिन कंपनी के नीति के विरुद्ध था। अतः कंपनी संचालकों ने, डायरेक्टर्स ने नाराज होकर इस लॉर्ड वेलेजली को वापस बुला लिया। अब उसके स्थान पर फिर जब गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो वापस आया तो जॉर्ज बार्लो ने, चूंकि उसकी नीति वही हस्तक्षेपवादी नीति थी, तो उसने नवंबर 1805 में सिंधिया से संधि कर ली, मराठा सरदार से। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात संधि कर ली, और संधि करने के पश्चात उसने अलवर के साथ अपनी संधियों को यथावत बनाए रखते हुए शेष राजपूत रियासतों को पुनः सिंधिया के संरक्षण में सौंप दिया, अर्थात अलवर के अलावा शेष राजपूत नरेशों के साथ की गई संधियों को निरस्त कर दिया। मैंने कहा था, स्पष्ट तौर पर ये बात समझ में आ गई है कि अलवर को छोड़कर गवर्नर जनरल जॉर्ज बार्लो ने तमाम राजपूत नरेशों के साथ की गई संधि, चाहे भरतपुर ने तो खुद ने ही उल्लंघन कर लिया था, जयपुर जोधपुर सबको समाप्त कर दिया। तो ये द्वितीय चरण की गाथा है, ये द्वितीय चरण की राम कहानी है, राइट। अब हम थर्ड फेज की बात करते हैं कि संधियाँ किस प्रकार से की गई। तो अब आप लोग देखिएगा, जो प्रथम संधि की गई थी वो संधि की गई थी, याद रखिएगा, करौली के द्वारा। करौली महाराजा हरबख्श पाल सिंह ने 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ चार्ल्स मैटकॉफ की सहायता से संधि की थी। अब मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस संधि से पहले ही मराठा सरदारों की ताकत को कुचला जा चुका था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में, और 9 नवंबर या 15 नवंबर को ही अमीर खां पिंडारी गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ संधि कर रहा है, इस शर्त पर संधि करके टोंक की स्वतंत्र मुस्लिम रियासत की नवाबी हासिल कर रहा है कि मैं भविष्य में फिर कभी भी ब्रिटिश कंपनी द्वारा संरक्षित किसी भी प्रदेश में, पूरा राजपूताना इसमें सम्मिलित था, आगे से कोई आतंक नहीं फैलाऊंगा। अब आप समझिएगा, प्रथम संधि की तिथि को ही जब ये पिंडारी आतंक समाप्त हो चुका है, मराठा आतंक समाप्त हो चुका है, तो जो तथाकथित जो भय, जो कारण आपके सामने पाठ्य पुस्तकों में, नोट्स में, कोचिंग्स में, चैनल्स पर थोपा जाता है कि इन राजपूत नरेशों ने तृतीय चरण में भी जो संध्या करी, उनका मूल कारण मराठा आक्रमण और पिंडारी लूटपाट है। बताइए भला उसका औचित्य कहाँ है? यदि किसी अच्छे कंपटीशन में कोई अच्छे लेवल का पेपर आ गया, आप लोग यकीन मानिएगा, आप लोग सिरे से उड़ोगे, क्योंकि आपके दिमाग में वही फीड है कि मराठा आक्रमण और पिंडारी लूट, जिसका कोई आधार असल में है ही नहीं।
सामंतों की उच्छृंखलता को समाप्त करके उनके द्वारा अपने राजपूत नरेशों के अस्तित्व को के दावे को जो चुनौती दी जा रही थी उसको समाप्त करने के लिए अपने विशेषाधिकारों को राजपूत नरेश सुरक्षित रखना चाहते थे। इसलिए सामंतों के विरोध में, सामंतों की मनमर्जी, उच्छृंखलता के विरोध में इन राजपूत नरेशों ने संधियां की थी तृतीय चरण में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। आइएगा, जो द्वितीय संधि है वो है कोटा की। याद रखिएगा, कोटा महाराव उम्मेद सिंह हाड़ा ने प्रथम ने 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को संधि की थी। अब याद रखिएगा, इस संधि में सबसे बड़ी जो कूटनीतिज्ञ जो व्यक्ति था जिसने कूटनीति का मुजाहरा किया था वो था कोटा दीवान झाला जालिम सिंह। कोटा दीवान झाला जालिम सिंह की ताकत इतनी थी, चूंकि कोटा दीवान झाला जालिम सिंह ने अकेले अपने दम पर राजपूताना में अपनी धाक कायम की थी। इसके मराठे और पिंडारियों दोनों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे और अमीर खां पिंडारी की जो संधि हुई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को, उसमें भी सबसे बड़ी मध्यस्थ या मीडिएटर की भूमिका कोटा दीवान और फौजदार झाला जालिम सिंह, जो कि झालरापाटन का संस्थापक, झालावाड़ झालरापाटन का संस्थापक भी है, ने निभाई थी। चूंकि पिंडारियों के विरुद्ध पिंडारियों की ताकत को कुचलने के लिए लॉर्ड हेस्टिंग्स को अपने व्यक्तिगत तौर पर झाला जालिम सिंह ने अपने साधनों को मुहैया करवाया था। अतः कंपनी झाला जालिम सिंह की इन सेवाओं से अत्यधिक प्रसन्न थी। अब आप समझिएगा कितना बड़ा पुरस्कार दिया गया है झाला जालिम सिंह का। संपूर्ण कोटा की रियासत के अस्तित्व को खतरे में डालते हुए, संकट में डालते हुए, दरकिनार करते हुए कोटा महाराव उम्मेद सिंह को 20 फरवरी 1818 ईस्वी को कंपनी ने कर्नल जेम्स टोड की मध्यस्थता से अलग से झाला जालिम सिंह से दिल्ली में एक पूरक संधि करी। इस पूरक संधि में 11 धाराएं थी। याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ी बात थी। उस संपूर्ण राजपूताना हिल गया था कि झाला एक दीवान का कद इतना भी हो सकता है कि वो एक नरेश के ऊपर चला गया। इसी प्रकार की संधि सालिम सिंह, जैसलमेर के दीवान सालिम सिंह ने भी करनी चाहिए थी, लेकिन उसकी दाल नहीं गल पाई। यद्यपि झाला जालिम सिंह जैसा कैरेक्टर मैं समझता हूँ राजपूताने में आया ही नहीं होगा। ये दुर्भाग्य है इस देश का, ये दुर्भाग्य है आज के पाठ्यक्रम का, जो नीति निर्धारक है शिक्षा के उनका, कि झाला जालिम सिंह जैसे कूटनीतिज्ञ एवं राजनीतिक मर्मज्ञ का हमें पूरा विवरण उपलब्ध नहीं करवाया जाता है। ये बहुत बड़ी लेसन्स और टीचिंग्स हो सकती हैं आजकल के डिप्लोमेट्स के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, यदि हम झाला जालिम सिंह के जीवन का अध्ययन करें। कहा जाता है कि संपूर्ण राजपूताना जब आतंक और अकाल में त्रस्त रहा करता था तब भी कोटा की जनता को अन्न और धन की, दवाओं की कोई कमी नहीं पड़ी थी। ये इतना महान व्यक्ति था झाला जालिम सिंह। तो प्रथम जो संधि की गई, याद रखिएगा, प्रथम संधि की गई करौली के द्वारा, द्वितीय संधि की गई कोटा के द्वारा। कोटा से ही एक पूरक संधि की गई 20 फरवरी 1818 को। जो तृतीय संधि की गई वो जोधपुर के द्वारा की गई। जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ ने 6 जनवरी 1818 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। चतुर्थ संधि जो की गई वो उदयपुर के द्वारा की गई। महाराणा भीम सिंह ने 13 जनवरी 1818 ईस्वी को संधि की थी। तो पुनः एक बार देख लीजिएगा, प्रथम संधि करौली के द्वारा, करौली महाराजा हरबख्श पाल सिंह के द्वारा 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 ईस्वी को ये संधि की गई थी। राइट। द्वितीय संधि जो की गई वो कोटा के द्वारा की गई, वो की गई थी 26 दिसंबर 1817 ईस्वी को। और पूरक संधि की गई कोटा दीवान झाला जालिम सिंह के द्वारा 20 फरवरी 1818 ईस्वी को। तृतीय संधि जोधपुर महाराजा मानसिंह राठौड़ द्वारा 6 जनवरी 1818 ईस्वी को। और चतुर्थ संधि राजपूताने से जो की गई वो उदयपुर के द्वारा की गई, उदयपुर महाराणा भीम सिंह जी के द्वारा 13 जनवरी 1818 ईस्वी को। इसके बाद जो संधि की गई वो की गई बूंदी के राव विष्णु सिंह या बिशन सिंह ने 10 फरवरी 1818 ईस्वी को संधि की थी। 10 फरवरी 1818 को। तो प्रथम संधि 9 नवंबर या 15 नवंबर 1817 को, द्वितीय 26 दिसंबर 1817 को, तृतीय 6 जनवरी 1818 को, चतुर्थ 13 जनवरी 1818 को, और पंचम 10 फरवरी 1818 को बूंदी राव विष्णु सिंह जी के द्वारा ये संधि की गई थी। यदि हम बात करें आगे, तो बीकानेर के द्वारा जो संधि की गई वो संधि की गई महाराजा सूरत सिंह राठौड़ के द्वारा 5 मार्च या 21 मार्च 1818 को। ये सूरत सिंह राठौड़ ही हैं जिन्होंने 1805 ईस्वी में
भटनेर पर हमला बोला था मंगलवार के दिन, और फिर उसका नाम रखा था हनुमानगढ़। इसी महाराजा सूरत सिंह राठौड़ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ चार्ल्स मैटकॉफ के सहयोग से अपने दूत काशीनाथ को दिल्ली भेजकर संधि की थी 5 मार्च या 21 मार्च 1818 को। आगे देखिएगा, यदि बात की जाए इसके पश्चात तो किशनगढ़ रियासत आती है। किशनगढ़ रियासत के महाराजा कल्याण सिंह राठौड़ ने 26 मार्च 1818 को संधि की। जयपुर से सवाई जगत सिंह ने 2 अप्रैल 1818 को संधि की थी। मैंने फिर कहा था, जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह को जयपुर का बदनाम शासक भी कहा गया है, जो रस कपूर नामक नृत्यांगना के प्यार में दीवाने थे, और रस कपूर नाम का स्वर्ण सिक्का आपके द्वारा चलाया गया था। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के पिताजी का नाम मेवाड़ महाराणा भीम सिंह साहब था, जिन्होंने अभी 13 जनवरी 1818 को संधि की थी। तो जोधपुर महाराजा मान सिंह राठौड़ जिसने 6 जनवरी 1818 को संधि करी वो, और जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह जिसने 2 अप्रैल 1818 को संधि करी। इन दोनों के बीच मेवाड़ महाराणा भीम सिंह सिसोदिया, जिन्होंने 13 जनवरी 1818 को संधि करी, की राजकुमारी मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह और जोधपुर नरेश मान सिंह राठौड़ के बीच में गिंगोली युद्ध 13 जनवरी 1807 को गिंगोली पर्वतसर नागौर में लड़ा गया था, जिसमें अमीर खां पिंडारी के सहयोग से जयपुर नरेश सवाई जगत सिंह विजयी रहा था। बहरहाल इसके बाद जो संधि की गई वो की गई बांसवाड़ा के द्वारा। बांसवाड़ा के रावल उम्मेद सिंह ने 16 सितंबर या 25 दिसंबर 1818 ईस्वी को संधि करी। इसके बाद संधि हुई प्रतापगढ़ के द्वारा। प्रतापगढ़ के रावत सामंत सिंह ने 5 अक्टूबर 1818 ईस्वी को संधि करी। याद रखिएगा, 5 अक्टूबर 1818 ईस्वी को संधि करी। इसके पश्चात डूंगरपुर आता है। डूंगरपुर के रावल जसवंत सिंह द्वितीय ने, याद रखिएगा, डूंगरपुर के रावल जसवंत सिंह द्वितीय ने 11 दिसंबर 1818 ईस्वी को संधि की थी। जबकि जैसलमेर के महाराज के जो नरेश थे राव मूलराज द्वितीय भाटी ने 2 दिसंबर या 12 दिसंबर या 2 जनवरी 1819 ईस्वी को, दोबारा देख लीजिएगा, जैसलमेर की यदि बात की जाए तो राव मूलराज भाटी ने 2 दिसंबर या 12 दिसंबर 1818 ईस्वी या 2 जनवरी 1819 ईस्वी को संधि की थी। याद रखिएगा, आपको यहाँ पर ये याद रखना पड़ेगा। मैं जैसलमेर वाले एपिसोड में बता चुका हूँ कि जैसलमेर का एक राजा हम पढ़ चुके थे, राव मूलराज प्रथम भाटी, जिसके काल में अलाउद्दीन खिलजी का जैसलमेर पर हमला हुआ था 1314 में, और 1314 में ही जैसलमेर का प्रथम शाका जोहर संपन्न हुआ था। क्लियर है। जबकि राव मूलराज द्वितीय भाटी इनके काल में 2 दिसंबर या 12 दिसंबर 1818 ईस्वी या 2 जनवरी 1819 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की गई थी। राजपूताने की अंतिम रियासत जिसने 1817 वाले दौर में अंतिम बार संधि करी किसके साथ, वो थी सिरोही ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। उसके महाराजा शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 ईस्वी को, याद रखिएगा, 11 सितंबर 1823 ईस्वी को संधि की थी महाराजा शिव सिंह ने। ये एक प्रश्न उस जमाने का कि जब तमाम रियासतों ने 1818 का अंत होते होते संधियां कर ली थी तो पूरे 5 साल का वक्त क्यों लग गया फिर सिरोही को। इसकी वजह यह है कि जोधपुर इस समय तक सिरोही पर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार का दावा कर रहा था। उस दावे को नकार कर और सिरोही से पृथक से संधि करने में, क्योंकि जोधपुर का स्पष्ट था कि सिरोही मेरा हिस्सा है, और जब आपने हमसे 6 जनवरी 1818 को संधि कर ली तो आपको मेरी रियासत के हिस्से सिरोही से पृथक से संधि करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉर्ड हेस्टिंग्स सिरोही को पृथक रियासत मानते हुए देवड़ा चौहानों की इससे अलग से संधि करना चाहते थे। अतः ये विवाद सुलझा। फिर 11 सितंबर 1823 ईस्वी को अंत में संधि की गई किसके द्वारा, महाराजा शिव सिंह के द्वारा। किसके काल में, लॉर्ड हेस्टिंग्स के साथ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और अगला मैं स्लाइड्स आपके सामने लेकर आऊँ, और इसी चैप्टर को भी हम आगे पूरा करना है। काफ़ी कुछ बाकी है और मेरी जो कोशिश है वो इसी तरफ से कि मैं हाई एंड लेवल लेकर चल रहा हूँ RSS एग्ज़ाम को इन चैप्टर्स में इस चैनल पर, ताकि जो छोटे कॉम्पिटिशन है वो इजीली आपके क्लियर हो जाए और आपको किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहे। और एक जो बड़ा विवाद रहता है सर किससे पढ़े, कितना पढ़े, क्या पढ़े, मैं समझता हूँ उनका निराकरण भी यहीं पर हो रहा है। और यदि आप इन तमाम चीज़ों के फ्री ऑफ कॉस्ट यदि नोट्स चाहते हैं कि बार बार आपको स्लाइड्स को ऊपर नीचे नहीं देखना पड़े, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करिए मेरे ब्लॉग को जिसका नाम है किंशुक शर्मा
classes.blogspot.com। इंग्लिश में आपको लिखना है बिना स्पेस दिए, किंशुक शर्मा classes.blogspot.com। याद रखिएगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल एंड में आप जब आ जाएंगे तो ये आपके सामने रहा लिंक। आप जाइए, सर्च करिए किंशुक शर्मा classes.blogspot.com पर और आपको वहाँ पर इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। और चैप्टर पूरा होते ही आपको वहाँ पर इसका टेस्ट भी मिल जाएगा, ताकि वो टेस्ट आप लोग दे सकें। उस टेस्ट को देने के बाद आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं कि हमसे कहाँ गलती हो रही है। इंतज़ार कीजिए अगली क्लास का, तब तक के लिए